Welcome to the Narrative Nation audio podcast. Subscribe and share our channel to support. तो आज के इस गहन अध्ययन में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो मतलब किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत है। हाँ, हम बात कर रहे हैं 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की, जो 23 और 29 अप्रैल को होने हैं। सोचिए, अगर किसी चुनाव से ठीक पहले रातों रात 90 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाएं, तो क्या होगा? 90 लाख? मतलब ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये पूरे राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 12% है। बाप रे, 12%! तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि चुनाव में कौन जीतेगा, बल्कि हम उन जटिल मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे नागरिकता का संकट, बदलती जनसंख्यिकी और गिरती अर्थव्यवस्था। सही कहा, क्योंकि देखिए, ये चुनाव सिर्फ एक राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है। हमारे पास जो रिसर्च पेपर्स और रिपोर्ट्स हैं, वो दिखाती हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं। इस गहन अध्ययन में हम किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ स्रोतों जैसे इंडिया फाउंडेशन, ऑप इंडिया और अलग-अलग पार्टियों के दावों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। ये तटस्थता बहुत जरूरी है, क्योंकि दावों में तो मतलब जमीन आसमान का अंतर है। तो शुरुआत उसी एसआईआर वाले मुद्दे से करते हैं जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, है ना, जिसके तहत ये 90 लाख नाम हटाए गए हैं। जी, और स्रोतों के मुताबिक इन 90 लाख में से 60 लाख से ज्यादा लोगों को तो सीधे अनुपस्थित या मृत घोषित कर दिया गया है। अच्छा, और बाकी बचे 30 लाख का क्या? पेंच वहीं फंसा है। लगभग 27 लाख मामले ऐसे हैं जो अभी भी ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। बाप रे, 27 लाख मामले पेंडिंग हैं और चुनाव एकदम सिर पर है। बिल्कुल। जब इतनी बड़ी आबादी को यही ना पता हो कि वो वोट डाल पाएंगे या नहीं, तो समाज में गहरा तनाव पैदा होना तो लाजमी है ना। मतलब ये तो वैसा ही है जैसे किसी बड़े खेल से ठीक पहले आप नियम बदल दें और खिलाड़ियों को ही मैदान से बाहर कर दें। एकदम सटीक उदाहरण है। अब सवाल यह है कि ये कोई क्लेरिकल मिस्टेक है या राजनीतिक साजिश। तो यहाँ स्रोतों में दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। हाँ, मैंने रिपोर्ट्स में देखा कि बीजेपी का तर्क है कि यह बस घुसपैठियों और जाली मतदाताओं को हटाने की एक जरूरी सफाई है। सही कहा। और दूसरी तरफ टीएमसी का सीधा आरोप है कि ये वास्तविक मतदाताओं को बेदखल करने की एक सोची समझी चाल है। और इसका सबसे ज्यादा असर जमीन पर मतुआ और नामशूद्र समुदायों पर पड़ रहा है ना, जो मूल रूप से दलित शरणार्थी हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। इन्हीं समुदायों ने सीएए के तहत नागरिकता की उम्मीद में बीजेपी का समर्थन किया था। सच में ये तो बहुत अजीब स्थिति है। मतलब जिन लोगों को नागरिकता की उम्मीद थी, अब वही अपनी वोटिंग पहचान खोने के डर से सहमे हुए हैं। बिल्कुल। दशकों से ये लोग अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, और अब टीएमसी इसी डर को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है। और ये सब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा था। हाँ, स्रोतों में एक घटना का जिक्र है जहां एसआईआर विवाद के दौरान कुछ न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था। बाप रे, जजों को बंधक बना लिया? जी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से टूटना कहा था। जब लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके खिलाफ है, तो ऐसी अराजकता पैदा होती है। ये जो नागरिकता छीनने का डर है और दूसरी तरफ घुसपैठियों को लेकर जो सुरक्षा की चिंताएं हैं, मुझे लगता है इसका सीधा संबंध बंगाल की उस पोरस सीमा से है जहां से जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहे हैं। नजरों में आ गया। जो पकड़े नहीं गए उनका क्या? बिल्कुल। और ये पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसका एक बड़ा कारण बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद की अस्थिरता है। अच्छा, और ये दबाव सिर्फ अभी का नहीं है। इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट के जो ऐतिहासिक आंकड़े हैं, 1951 में जहां मुस्लिम आबादी 19.85% थी, वो 2011 में बढ़कर 27.01% हो गई। हाँ, और मुर्शिदाबाद या मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों में तो ये बदलाव बहुत ही गहरा है। और इसके पीछे सिर्फ खुली सीमाएं नहीं हैं, बल्कि अपराध और भ्रष्टाचार का एक पूरा गठजोड़ है। वो जाली दस्तावेज वाला नेटवर्क ना, मैंने पढ़ा था कि गाय और सोने की तस्करी के साथ साथ अब आधार कार्ड और पासपोर्ट की एक पूरी फैक्ट्री चल रही है। सही कहा। और वो भी सिर्फ 20-30 हजार रुपए में।
लेकिन ये कैसे संभव है? मतलब सीमा पर बीएसएफ की इतनी कड़ी निगरानी है, बायोमेट्रिक तकनीक है, फिर भी ये सब इतने बड़े पैमाने पर कैसे हो रहा है? देखिए, रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती हैं कि ये सब स्थानीय फिक्सर, प्रशासन के कुछ भ्रष्ट लोगों और सुरक्षा बलों के भीतर मौजूद भ्रष्टाचार के बिना नहीं हो सकता। ये एक पूरी सप्लाई चेन है। मतलब एक बार कोई सीमा पार कर ले तो उसे भारतीय सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाता है। और इसी वजह से मुर्शिदाबाद में अप्रैल 2025 वाली वक्फ बिल हिंसा में घुसपैठियों की भूमिका का दावा किया गया था। हाँ, कई ओपिनियन पीस ऐसा दावा करते हैं, पर फिर वही बात, इस पर राय बटी हुई है। एक पक्ष इसे वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण कहता है, और दूसरा पक्ष, जैसे कि टीएमसी, इसे सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश मानता है। बिल्कुल। उनका कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने चुनाव से पहले एक खास समुदाय को निशाना बनाने की चाल है। खैर, पहचान और सुरक्षा की ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन इन सब के बीच अर्थव्यवस्था का क्या? क्या इस शोर शराबे में बंगाल का विकास पीछे छूट गया है? आर्थिक आंकड़े तो यही गवाही देते हैं। अगर हम EACPM, एक मिनट, श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं, EACPM मतलब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, जो राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन का डेटा तैयार करती है। हाँ, धन्यवाद। तो उनके डेटा के अनुसार 1960-61 में पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान 10.5% था, जो अब घटकर सिर्फ 5.6% रह गया है। बाप रे, लगभग आधा। और इसके साथ ही राज्य का कर्ज भी तो बहुत बढ़ गया है ना। बहुत ज्यादा। टीएमसी शासन में राज्य पर कर्ज का पहाड़ लगभग 7.7 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। 7 लाख करोड़ से ज्यादा। ये तो मतलब ऐसा है जैसे घर की मरम्मत कराने के बजाय कोई क्रेडिट कार्ड से भारी कर्ज लेकर रोज का राशन खरीद रहा हो। एकदम सही। राज्य भारी कर्ज लेकर कल्याणकारी योजनाओं को फाइनेंस कर रहा है, जबकि बुनियादी ढांचे और उद्योगों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। उद्योगों से याद आया, एक आंकड़ा मुझे सच में चौंका गया। ऑप इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों में 6,600 से ज्यादा कंपनियों ने बंगाल छोड़ दिया है। हाँ, इसका गणित निकालें तो लगभग हर दिन एक कंपनी बंद हो रही है या राज्य से जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है सिंडिकेट राज। ये सिंडिकेट राज असल में क्या है? यह कैसे काम करता है? यह राजनीतिक रूप से संरक्षित समूहों का एक जाल है। जब भी कोई नया उद्योग या निर्माण शुरू होता है तो ये समूह अपना कंट्रोल थोपते हैं। अच्छा। ईंट सीमेंट कहाँ से आएगा, मजदूर कौन होंगे, सब ये तय करते हैं, और वो भी मनमाने दामों पर। साथ ही पुरानी घेराव की संस्कृति भी है, जहां मैनेजमेंट को ही बंधक बना लिया जाता है। तो जाहिर है, ऐसे दम घोटू माहौल में कोई नई कंपनी क्यों आना चाहेगी? और इसका नुकसान तो आम जनता को हो रहा है। उत्तर बंगाल के चाय बागानों की हालत तो बहुत खराब है। बिल्कुल, कुपोषण के मामले हैं, और सबसे दुखद आंकड़ा यह है कि काम की तलाश में 22 लाख से ज्यादा मजदूर बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं। जो राज्य कभी पूरे देश को रोजगार देता था, आज वहां के लोग काम के लिए बाहर जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब चुनौतियों के बीच 2026 के इस चुनावी रण में राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? मुकाबला तो पूरी तरह से टीएमसी बनाम बीजेपी हो गया है, लेकिन दिलचस्प यह है कि दोनों दल अर्थव्यवस्था सुधारने के बजाय कल्याणकारी योजनाओं की होड़ में लगे हैं। हाँ, मैंने देखा। टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना तो है ही, जिसके जवाब में बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो महिलाओं और युवाओं को 3,000 रुपए महीने देंगे। बिल्कुल, मतलब अर्थशास्त्र के नियमों को किनारे रखकर बस नकद बांटने की दौड़ चल रही है। इसके अलावा बीजेपी के घोषणा पत्र में CAA को तेज करने और UCC लागू करने का वादा है। और टीएमसी के भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लाने की भी बात कही गई है। लेकिन टीएमसी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी तो गंभीर सवाल उठाए हैं ना? हाँ, टीएमसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कुछ अधिकारियों जैसे तपन कुमार महापात्रा और सुरजीत रॉय की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि ये अधिकारी राजनीतिक रूप से समझौता कर चुके हैं। मतलब चुनाव से पहले ही प्रक्रिया पर भी अविश्वास जताया जा रहा है। तो इन सब के बीच ओपिनियन पोल्स क्या इशारा कर रहे हैं? सारे पोल्स यही बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद कांटे का है। जीत हार इस बात पर तय होगी कि लोग पहचान और SIR के डर पर वोट देते हैं या फिर मुफ्त नकद योजनाओं और आर्थिक राहत पर। सही कहा। इस पूरे गहन अध्ययन को देखें तो ये स्पष्ट है कि बंगाल का ये चुनाव महज एक सत्ता परिवर्तन का खेल नहीं है। बिल्कुल, ये एक लिटमस टेस्ट है
कि एक राज्य जनसांख्यिकी चुनौतियों और भारी कर्ज के बीच अपने भविष्य का रास्ता कैसे चुनता है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, पर जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न सामने आता है। चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, क्या मुफ्त नकद योजनाओं और पहचान की राजनीति के इस भारी शोर में उस खोई हुई औद्योगिक विरासत और आर्थिक मजबूती को वापस लाने की कोई बात कभी होगी? बिल्कुल, या चुनाव के बाद भी असली मुद्दे इन नारों के नीचे दबे रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के गहन अध्ययन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय के साथ।